तो बिफोर वी स्टार्ट स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, आप स्टैटिस्टिक्स तो जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है 10th में 12th में। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? वेर एवर वी डील विद अ लार्ज नंबर ऑफ डेटा, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं कि बहुत सारी डेटा, जैसे कि अब फिजिक्स में कहाँ पर यूज होता है इसका, आपने स्टैटिस्टिक्स में मीन पढ़ा है, मीडियन एंड इस टाइप की चीज़ें पढ़ी हैं, और टूल्स अलग अलग पढ़े हैं, प्रोबेबिलिटी आ जाता है। ठीक है, जहाँ भी प्रोबेबिलिटी से आप फिर क्या करते हैं, वो सर्टेन या डेफिनेट रिजल्ट तो नहीं देता प्रोबेबिलिटी का भी, बट क्या होता है, एक आइडिया दे देता है आपको। ठीक है, जहाँ पे क्लियरली रिजल्ट निकालना संभव ना हो, वहाँ प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब स्टैटिस्टिक्स हो गया, बट आज हम क्या जानना चाहते हैं कि फिजिक्स में क्या इसका एप्लीकेशन है। सो दैट इज वाई इट इज़ नोन एज स्टैटिस्टिकल फिजिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में कहाँ यूज होगा? अब आप देखिए, फिजिक्स के इतने सारे आपने टॉपिक्स तो पढ़ ही लिए हैं। आप देखिए कि फिजिक्स में क्या होता है, आप क्या पढ़ते हैं, आप मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं। इतने सारे ये मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक एक शब्द, ये टर्म्स आते हैं, इनको समझिए। तो फिजिक्स में मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ किसको कहूँगा मैं? जिनको हम आँखों से देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको रियलाइज़ किया जा सकता है इन अवर डेली रूटीन, डेली वर्ल्ड। जैसे कि बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, हमारे घर के फर्नीचर, बेड, लैपटॉप्स, कुछ भी। माइक्रोस्कोपिक क्या है? जो इतना छोटा है कि आप देख नहीं सकते आँखों से, और जनरली हम क्या कहते हैं, एटॉमिक डायमेंशन में या मॉलिक्यूलर डायमेंशन। तो फिजिक्स में मॉलिक्यूल्स के बारे में कहाँ पढ़ते हैं? गैसेस के बारे में जब भी आपने पढ़ा, आपने काइनेटिक थ्योरी पढ़ी, आपने कई चीज़ें पढ़ी हुई हैं, 12th में ही भी पढ़ी हैं, बीएससी फर्स्ट में भी शायद पढ़ी हैं। उसके बाद आपने एटम्स के बारे में पढ़ा, सॉलिड स्टेट में भी अभी आप शायद पढ़ रहे हैं, और भी जगह आप पढ़ते हैं एटम्स, एटम्स से ही सब कुछ बना हुआ है। फिर एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये सब तो हम पढ़ते हैं, कैस क्या होता है, मैक्रोस्कोपिकली पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोपिकली अगर हम कोई स्टडी करते हैं तो वो हो गया इलेक्ट्रॉन्स या मॉलिक्यूल्स कैसे बिहेव कर रहे हैं इनसाइड अ गैस, हाउ ए मॉलिक्यूल इज बिहेविंग। तो गैस के अंदर करीब करीब कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं? काफ़ी सारे हैं, अराउंड 10⁻25 के आसपास रहेगा ये आंकड़ा, चाहे हम मॉलिक्यूल्स की बात करें, चाहे हम एटम्स की बात करें। तो अब ये बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सेट्स है, तो इससे क्या हो सकता है, एक तरीका तो ये है मैक्रोस्कोपिकली पढ़ लें, जो आप पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, ताकि आप बस, आपके अंदर मॉलिक्यूल तो हैं, उस बॉडी के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे, वो जैसा भी बिहेव कर रहे हो, बट आपको उससे कोई मतलब नहीं, आप डायरेक्टली ये पढ़ते हो कि बाहर क्या दिख रहा है आपको, उस माइक्रोस्कोपिक बॉडी के, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, बाहर से आप देख लेते हैं। डेफिनेटली दीज आर गवर्नड बाय द इनसाइट, माइक्रोस्कोपिकली ही तो गवर्न कर रहा है। माइक्रोस्कोपिकली जो चीज़ आप पढ़ेंगे, अगर उनको जान लें तो मैक्रोस्कोपिकली भी रिफ्लेक्ट होगा। तो दोनों का एक रिलेशन तो है ही है। अब माइक्रोस्कोपिकली भी आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ना, काफ़ी कुछ पढ़ा होगा या पढ़ेंगे शायद आप। तो उसमें क्या पढ़ेंगे आप कि छोटी बॉडीज़, छोटे छोटे पार्टिकल्स जहाँ साइज छोटा है, उनमें उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे, वो भी डिफरेंट है। बट आज हम जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या पढ़ेंगे, जहाँ जैसे कि सपोज 10⁻25 के ऑर्डर के पार्टिकल्स हैं आपके आपके पास, आपके सिस्टम में। अगर मैं गैस कहूँ, एक गैस सिस्टम, सॉलिड में इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो सिस्टम है उसके अंदर इतने सारे पार्टिकल्स हैं। अब उन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ किस तरह से आपको पूरे पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ से रिलेट करेगी, एक पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़। तो उसको एक की जान लेंगे, उसको फिर हम सभी की ओवरऑल क्या प्रॉपर्टीज़ हमको रिजल्ट देगी। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए स्क्रीन पे ये लिखा हुआ है, स्टडी दी, ये अंडरलाइन मैंने कर दिया, माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, स्टडी दी, ये वाला माइक्रोस्कोप, स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, ये है। तो माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करके किस तरह से वी कैन एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रोस्कोपिक बॉडीज, दिस इज द statistical physics simply. Okay, so now
अब मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज एक आपका सिस्टम है, वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। ये एक सिस्टम मैंने ड्रॉ किया, एनी सिस्टम, कुछ भी हो सकता है, सपोज गैसेस ले लें, कुछ भी ले लें। स्टैटिस्टिक को कैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जस्ट आज, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि इस सिस्टम में इसका वॉल्यूम है v, ओके, इसका वॉल्यूम v हो गया। इसमें अगर मैं कहता हूँ कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं एंड टोटल एनर्जी इज E, कैपिटल E इज द टोटल एनर्जी, तो n v एंड E, इस तरीके से हम इसको बोलेंगे मैक्रो स्टेट। तो इसकी मैक्रो स्टेट क्या हो जाएगी, इस हम इस तरह से बताएंगे, n, v, E, ये ब्रैकेट लगा दिया। सो दिस NVE विल रिप्रेजेंट इट्स मैक्रो स्टेट, ठीक है। अब अगेन कमिंग बैक टू दिस नोट्स, यहाँ पर मैं बचाता हूँ, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, n इज द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 23। सो वी आर डीलिंग विद अ लार्ज, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेट्स। और अगर मैं स्मॉल n को कहता हूँ पार्टिकल डेंसिटी, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि दिस n इज नियरली कांस्टेंट। अब इस सिस्टम के अंदर क्या हो रहा होगा, टोटल एनर्जी हम कैसे लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी, ये देखिए टोटल एनर्जी, ये अंडरलाइन कर दिया मैंने, कैपिटल E कैन बी रिटन एज समेशन ओवर आई एन आई कैपिटल एप्सिलॉन आई, वेर एप्सिलॉन आई इज द एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी एप्सिलॉन आई हो गई। एन आई एक मॉलिक्यूल है या पार्टिकल है, सॉरी, पार्टिकल ni विद एनर्जी एप्सिलॉन आई। तो जब आप इसके टोटल एनर्जी निकालेंगे तो सभी सारे पार्टिकल्स की एनर्जी को टोटल एनर्जी ni एप्सिलॉन आई, तो n1 एप्सिलॉन ऑन, n2 एप्सिलॉन 2, इस तरह से समेशन कर लिया। एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n हैं जो हमने माने हुए, वो कैसे लिख सकते हैं कि समेशन ओवर ni, जितने भी हैं उसको सम कर लिया, ठीक है। आफ्टर दिस ये NVE इज कॉल्ड द मैक्रोस्टेट। अब माइक्रोस्टेट का क्या आइडिया है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ से निकलता है। कैसे, आप देखिए स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है, देयर कुड बी अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच द टोटल एनर्जी E ऑफ द सिस्टम कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग n पार्टिकल्स। अब देखिए टोटल ये सिस्टम मैंने बनाया विद n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, v वॉल्यूम एंड E इज द टोटल एनर्जी। तो अब देखिए टोटल एनर्जी को n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हम आपसे ये पूछें तो इसके तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आपके पास बहुत सारे पार्टिकल हैं, अगर सपोज नंबर ऑफ पार्टिकल मैं 3 कर देता हूँ अभी आपके समझने के लिए, n में अगर डिफिकल्ट लगे तो 3 पार्टिकल्स हैं आपके पास, ओनली 3, मैं यहाँ इसको लिखता हूँ। सो वी हैव 1 2 एंड 3 पार्टिकल्स, 3 पार्टिकल्स हैं। अगर मैं कहता हूँ कि E एनर्जी है, कैपिटल E, ठीक है, इन 3 पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो कैसे करेंगे, आप इस E एनर्जी में से थोड़ा सा एनर्जी फर्स्ट वाले को दे सकते हैं, कुछ एनर्जी इसको भी दी जा सकती है, और तीसरी भी कुछ इस एनर्जी, तीनों पे बांट दिया आपने। अब फर्स्ट वाले को कितनी दी आपने, वो सेकंड को कितनी दी, तीसरी को कितनी दी, ये तो रैंडम हो सकता है, कुछ भी आप कम से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप बदल भी सकते हैं, फर्स्ट वाली को बदल लो, फिर सेकंड को, इस तरह से कितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो दैट्स वाई, ये तो सिर्फ 3 की बात थी, मैं यहाँ n की बात कर रहा हूँ। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ सेट्स बन सकते हैं, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, कि इस E एनर्जी को n में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक हो गया। सो ये जो तरीके हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके, यही बताता है कि आपकी माइक्रोस्टेट क्या होगी। एक सिस्टम की मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट यहीं पर से आती है, ठीक हो गया। कि कितनी स्टेट्स ऐसी हो सकती हैं, एक स्टेट ये हो सकती है, जैसे मैंने अभी बताया आपको 3 पार्टिकल्स में, ऐसी n नंबर ऑफ पार्टिकल में एक स्टेट ये हो सकती है कि फर्स्ट वाले पार्टिकल को कुछ एनर्जी, सेकंड को कुछ, और इस तरह n पार्टिकल्स तक कुछ कुछ एनर्जी बांट दिया, फिर डिफरेंट कर दिया,
वो दूसरी माइक्रोस्टेट है, वो फिर तीसरी माइक्रोस्टेट्स है अलग अलग एनर्जी के साथ, तो जहाँ एनर्जी बदलती जा रही है। तो यहाँ से हम एक पोस्टुलेट डिराइव करते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स विच इज़ द बेसिक फाउंडेशन। तो क्या कह सकते हो आप यहाँ से, एट एनी टाइम टी द सिस्टम इज इक्वली लाइकली टू बी इन एनी वन ऑफ दीज माइक्रोस्टेट्स। जो मैंने माइक्रोस्टेट्स बताई है भी आपको, उस माइक्रोस्टेट्स को किसी गिवन टाइम टी में हम कह सकते हैं कि सिस्टम ई इज इक्वली लाइकली टू बी इन द एनी वन ऑफ दिस माइक्रोस्टेट, मतलब कि इन किसी भी माइक्रोस्टेट में हो सकता है, वो पॉसिबल है, क्योंकि हम तो यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं ना अभी कि आप कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये बताया 3, इस तरह से n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं आपके पास। ओके, तो आपने डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी इनके सेट्स कितने सारे बना सकते हो, बहुत सारे सेट्स बना सकते हैं, एंड दीज ऑल आर माइक्रोस्टेट्स। तो इन माइक्रोस्टेट्स को हम दिखाते हैं ओमेगा से, इस तरीके का ओमेगा या ओम, जो आप रेजिस्टेंस का सिंबल ओम होता है, समटाइम्स वी कॉल इट ओम और ओमेगा। सो दिस ओमेगा रिप्रेजेंट द माइक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम। सो पोस्टुलेट आपको समझ में आ गया होगा कि जिस तरह हम प्रोबेबिलिटी में बताते हैं, एक आप कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या आता है, हेड और टेल में से कुछ भी आ सकता है। सो वी कॉल इट इक्वल प्रोबेबिलिटी। हेड की भी इक्वल प्रोबेबिलिटी है 50% और 50% चांस है टेल आने का। सो सिमिलरली यहाँ पर भी वेन एवर वी आर taking into account the large number of particles, some like a gas or a solid, so we will always keep in mind the postulate of statistical physics that at any time t the system is equally likely to be in any one of these microstates possible in the system. This is referred to as the postulate of equal a priori probabilities। ठीक है, मतलब कि जो प्रायोरिटी है वो सबकी बराबर है, कुछ भी हो सकता है। जब तक आपको डिटेल नॉलेज नहीं है सिस्टम की, तब तक आप उसको इक्वल मानेंगे सभी को। फॉर ऑल माइक्रोस्टेट्स कंसिस्टेंट विद द गिवन माइक्रोस्टेट। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम आपको इनको लिखेंगे। तो मैं मैक्रोस्टेट लिख रहा हूँ, सो मैक्रोस्टेट ये हो जाएगी मैक्रो। So macrostate can be written as N, V and E. Okay, and microstate, how will you write it? After we have defined it, we can write microstate of a system corresponding to this macrostate will be omega N, V and E. ठीक हो गया। सो मैक्रोस्टेट एन वी ई एंड माइक्रोस्टेट ओमेगा ब्रैकेट में एन वी ई, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि फर्दर हम जितने भी डेरिवेशंस करेंगे इसके हम इसी तरह से इसको डिनोट करेंगे। तो ये हो गया मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट्स। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और थोड़ा रिवाइज भी कराना चाहता हूँ, सो दैट कि आपको थोड़ा इजी लगे और समझ में आता रहे, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है। बट जैसे जैसे हम आगे को बढ़ेंगे तो हमको इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ थर्मोडाइनमिकल क्वांटिटीज़ हों जो हमें याद रहें। जिस तरह की एंट्रोपी थी, एनर्जी था, आपने हीट पढ़ा, आपने कई चीज़ें पढ़ चुके हैं, थर्मोडाइनमिकल लॉज पढ़े। तो आज हम ये देखते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है। आपने थर्मोडाइनमिक्स के चलिए चारों जो लॉ हैं, ऑल फोर लॉज, लेट अस रिवाइज एंड रिकॉल दीज लॉज। आप बुक्स से भी देख के आइएगा नेक्स्ट में, ये आप ही के लिए अच्छा रहेगा जितना भी आप रिवाइज करेंगे, एंड यू कैन ऑल्सो पोस्ट योर क्वेरीज। तो फर्स्ट स्टार्टिंग विद जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ क्या है, ज़ीरो लिख देता हूँ मैं, ऐसे ही 1 2 3 4। तो जीरोथ लॉ क्या बताता है आपको, आप ये जीरोथ लॉ बताता है कि थर्मोडाइनमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, ये बताता है। जब हम बताते थे दो सिस्टम हैं A and B, so these A and B are the two systems with a separated by a semi permeable wall which can only permit the transfer of energy between these। तो तब हम बताते हैं कि these two systems will eventually come into equilibrium, मतलब कि दोनों के बीच में एनर्जी ट्रांसफ़र होगा until then, जब तक कि दोनों का
टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए तब तक एनर्जी ट्रांसफ़र होता रहेगा, अदरवाइज फिर नहीं होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर को हीट ट्रांसफ़र होता है। यहाँ से टेम्परेचर की डेफिनेशन भी आती है। फिर फर्स्ट लॉ क्या होता है? फर्स्ट लॉ बताता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एज यू नो इट। ये बताता था आपको कि टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, मतलब आपकी जितनी भी अगर आप किसी सिस्टम को हीट देते हैं, सपोज डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यहाँ पे थोड़ा मेरे पास स्पेस का कॉन्स्टेंट है, सो मैं इतना लिख नहीं सक रहा, बट आप समझ लें कि एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, कि कुछ हीट आपका वर्क करेगा, हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, एंड सम हीट इज यूज्ड इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी और द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। सेकेंड लॉ क्या बताता है? हाउ मच एफिशिएंसी बताता है आपके किसी सिस्टम की, किसी हीट इंजन की या रेफ्रिजरेटर। ये बेस्ड ऑन सेकेंड लॉ ये बताता है कि कितना, हाउ मच efficient your system is, how much energy can be converted into work, और how much work can be converted into heat। ये बताता है आपको रिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी, और फिर आपको एंट्रोपी भी बताता था ये। यहाँ से ये बताता है कि एंट्रोपी हमेशा आपकी बढ़ती है सिस्टम की। सेकेंड लॉ, डी एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। फिर थर्ड लॉ क्या बताता है? थर्ड लॉ ये बताता था कि आपका जो एंट्रोपी है, विच इज़ ऑल्सो अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ योर सिस्टम। जो डिसऑर्डरनेस बढ़ती ही है हमारे सिस्टम की, सो डिसऑर्डरनेस जो है, ये एंट्रोपी जो है, वो थर्ड लॉ ये कहता है कि एट एब्सोल्यूट ज़ीरो मीन्स ज़ीरो केल्विन पे एस विल बी ज़ीरो। तो ये एस जो है, एंट्रोपी विल बी ज़ीरो एट ज़ीरो केल्विन। इसका मतलब क्या था? ज़ीरो केल्विन कभी अचीव होता है? कभी नहीं होता। कितना भी आप लो चले जाएं, ज़ीरो केल्विन कभी नहीं पहुंचते। इसका मतलब था कि ये एक तरीके से इम्पॉसिबल भी है, बट आइडियल है। ये कंडीशन आइडियल है। ज़ीरो केल्विन पर ज़ीरो हो जाएगी एंट्रोपी, ना ही एंट्रोपी कभी ज़ीरो हो सकती है, ना ही आप ज़ीरो केल्विन पहुँच सकते हैं। मगर आप थ्योरेटिकली इसको इमेजिन ज़रूर कर सकते हैं कि ज़ीरो केल्विन अगर आ गया तो क्या होगा। आप का ज़ीरो केल्विन अगर पहुंच गए तो आपके सारे के सारे मोशंस सीज हो जाएंगे, सब रुक जाएंगे। जितने भी एटम्स वाइब्रेट तक कर रहे थे, ऑसिलेट कर रहे थे अराउंड देयर पोजीशन, रोटेशन, जो भी था, वो एक क्रिस्टल, सपोज एक क्रिस्टल के अंदर धीरे धीरे सब कुछ जमता गया, रुकता गया, और वो भी रुक गया। सभी ऑल मोशंस आर सीज्ड एंड स्टॉप्ड। क्योंकि आप जानते हैं कि हर समय एट एनी मोमेंट सारी चीज़ें मोशन में हैं, चाहे आप माइक्रोस्कोपिकली कहें, प्लैनेट्स कहें, या माइक्रोस्कोपिकली एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स को कहें, एवरीथिंग इज मूविंग। तो एट ज़ीरो केल्विन एवरीथिंग विल बी स्टॉप्ड, सो एंट्रोपी विल बी ज़ीरो। एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डर, डिसऑर्डर तो रहा ही नहीं है, अब सब कुछ तो ऑर्डर्ड है। यही थर्ड लॉ बताता है, एंड समटाइम्स वी कॉल इट दैट वी कैन नॉट अचीव दिस कंडीशन। ये चार के चार लॉ थे, ज़ीरोथ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिफोर वी डिस्कस स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड mechanics and further difficult topics. So it is important that you must revise these topics thermodynamics के। और सो नेक्स्ट उसमें हम ये आपको बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये बताऊंगा कि एंट्रोपी, हाउ दिस एंट्रोपी एस इज रिलेटेड टू ओमेगा, S and omega. We have two quantities now, this entropy and second is microstate, what we have defined today. So there is a finite relationship and very important relationship between these two quantities, S and omega. और S कहाँ से आया? थर्मोडाइनमिक्स में जो आप पढ़ चुके, दिस इज अ थर्मोडाइनमिकल क्वांटिटी, एंड ओमेगा इज स्टेटिस्टिकल क्वांटिटी। माइक्रोस्टेट जो मैंने आज बताए, पॉसिबल परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन जो है स्टेट्स के हैं विद इन अ माइक्रोस्टेट। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में वी विल एस्टेब्लिश दिस रिलेशन, ठीक है। और इस फर्दर टिल देन आप इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और कोशिश करें जितने भी लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं कि आप लोग तो पढ़ें ही पढ़ें, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स अभी हमसे नहीं जुड़े हैं क्लासरूम से, गूगल क्लासरूम में बहुत कम बच्चे हैं, उन सबको आप लोग किसी न किसी तरीके से उन तक ये बात पहुंचाइए, मैसेज दीजिए कि जल्दी से जल्दी इसमें जुड़ें, सो दैट
उनका भी नुकसान ना हो और चीज़ें उनको सही से समझ आ सकें। ओके, सो थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।